नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण यानी भाषा फर्स्ट जो हिंदी है उसके लगभग 30 प्रश्नों की वीडियो बन रही है। साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और यहाँ पर इस वीडियो में 20 प्रश्न आपके व्याकरण के होंगे, साथ ही 10 प्रश्न है वो आपकी शिक्षण वीडियो के रहेंगे। साथियों आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप लेवल 1 के हैं या आप लेवल 2 के हैं, दोनों के लिए ही ये भाषा जो फर्स्ट है हिंदी वो आपने जरूर ली होगी साथियों, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी भाषा फर्स्ट ही लेते हैं साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न साथियों है कि जड़ूला जो शब्द है ना वो किससे संबंधित है। जड़ूला जो शब्द है ना वो किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे देना है हिंदू बालकों के मुंडन संस्कार से, मुस्लिम बालकों के मुंडन संस्कार से, आदिवासी नृत्य से, लोक देवता से। तो जड़ूला शब्द है वो हिंदू बालकों के मुंडन संस्कार से संबंधित है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है जब किसी वाक्य में एक से अधिक शब्द, वाक्य, उपवाक्य तथा वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। यानी जब किसी वाक्य में एक से अधिक शब्द का, वाक्य का, उपवाक्य का और वाक्यांश का समान रूप से अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें किस तरह का विराम चिन्ह हम लगाएंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे साथियों। आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगला सवाल है साथियों एक लोकोक्ति से संबंधित है। यहाँ पे आपको एक मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति जरूर पूछ जाएगी साथियों। तो यहाँ पर लिखा है अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कुप्रबंधन से वस्तु नष्ट होती है, अंधे ऐसा ही होते हैं, अंधों को परिश्रम करना पड़ता है या अंधे व्यक्ति दूसरों से लाभ उठाते हैं। तो इसकी लोकोक्ति का जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा कुप्रबंधन से वस्तु क्या होती है, नष्ट होती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है 34वां सवाल, यहाँ पे लिखा है साथियों व्याकरण जानने वाला शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको क्या करना है, बताना है। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण पंडित या विशेषज्ञ। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा साथियों, व्याकरण जानने वाला होता है व्याकरण, आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे मोहन अभी आया, मोहन अभी आया। तो इस वाक्य में क्रिया का काल कैसा है, यानी किस काल की ये क्रिया है, यहाँ पे अब मेरे को बताना है साथियों। पहला है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो मोहन अभी आया है तो ये एक आसन भूतकाल है, यानी अभी आया है, पास की बात हो रही है तो आसन भूतकाल है। आपका सी ऑप्शन है इसे बिल्कुल करेक्ट है साथियों। अगला सवाल है साथियों मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में जो हम बोलकर अपनी बात को कहते हैं, तो इस मौखिक अभिव्यक्ति में यानी कौन सी विशेषता होनी चाहिए। स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए या ये सभी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर आप में है तो मौखिक अभिव्यक्ति है ना वो सबसे बेहतरीन कही जाएगी साथियों। आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगला सवाल है साथियों 37वां, यहाँ पे है बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, बोलने में जो कठिनाई कर रहे हैं छात्र, अनुभव कर रहे हैं छात्र, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य रहेगा साथियों। तो यहाँ पे देखो को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। छात्रों के मन से भय और झिझक की जो भावना है वो निकलनी चाहिए, ये भी सही है साथियों। छात्रों को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। तो आपका इसमें उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 38वां सवाल है साथियों किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या है। यानी आलोचनात्मक चिंतन का सबसे उपयुक्त उपाय इसमें कौन सा रहेगा साथियों, लिखो। देखो उसको हमेशा सकारात्मक प्रबोधन दिया जाए, उसको आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, उसके प्रेरकों को मार्गांतरीकरण किया जाए या उसको प्रशंसा के द्वारा अत्यंत प्रसन्न किया जाए। तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने का जो सबसे उपयुक्त उपाय है आपका सी ऑप्शन रहेगा साथियों, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण आपको करना चाहिए साथियों। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सी आप इस पे बिल्कुल टिक लगा सकते हैं साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। कक्षा शिक्षण में बालकों की रुचि बनाए हेतु आप कौन सा उपाय। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे समूह शिक्षण क्या है, समूह शिक्षण क्या है, यानी समय शिक्षण आपको बताना है कि समूह शिक्षण में क्या होता है। देखो स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये। विद्यार्थियों को उसकी योग्यता के अनुसार छोटे छोटे समूह में विभाजित करना है, ये भी सही है, ये गलत है साथियों। संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के
समूहों के द्वारा शिक्षण कराना, तो ये सी रहेगा बिल्कुल साथियों। और साथ ही अगला है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, ये भी आपका गलत रहेगा। तो सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। संसाधनों, रुचि और विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण कराना चाहिए, आपका सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है 40वां, ये शिक्षण वीडियो के सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर 40वां सवाल हमारा ये आ रहा है, इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय आप क्या करेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि वो दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दे। या सी है, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पनाओं को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस पुस्तकालय में जरूर पढ़े। तो इन सभी में से जो संवेदनशील जो मुद्दा है उसको पढ़ाते समय आपको सी ऑप्शन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। तो सी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है साथियों 41वां सवाल, यहाँ पे लिखा है मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? इसमें है बच्चों को भय के दबाव में अध्ययन के प्रति प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक बालक आदि वर्गों में विभाजित करना, बालकों के विकास के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन होता है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। बालकों के विकास के प्रत्येक पक्ष का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है साथियों मंदिरा पहली कक्षा में क्या करती है? पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है इसमें साथियों? यहाँ पर लिखा है मंदिरा क्या है। अगला सवाल है यहाँ पे मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत पसंद है, लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है? यहाँ पे लिखा है देखो, सबसे पहला है हाँ, तो लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना वो जानती है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर भाषा क्या है? भाषा क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर है नियमों की जानकारी से निकृति है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो सी ऑप्शन आपका साथियों इसमें करेक्ट रहेगा। अगला है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन है वो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो साथियों देखते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर ही अर्जित की जा सकती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में सहायक होता है। तो एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों के भाषा विकास शीघ्रता से होता है। नहीं साथियों, भाषा का विकास तीव्रता से नहीं रहता है। पहले आप बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाएंगे और मातृभाषा के हिसाब से पहले उसे शुरुआती अध्ययन करवाएंगे। अगला सवाल है साथियों 45वां, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है? यानी मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सिखाने में बल देती है। द्विभाषिक विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण और अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है वो होती है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। ये हिंदी शिक्षण विधियों की शिक्षण विधियां है साथियों। तो अगला सवाल है यहाँ पे 46वां सवाल हमारा यहाँ पे है साथियों, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुद्धिवादों पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है? तो मौन पठन का मतलब होता है साइलेंट रीडिंग। तो इसमें मुख्यतः क्या होता है? सी ऑप्शन राइट रहेगा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है साथियों? तो यहाँ पर देखते हैं, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए, शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चों से सुने। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपका ए ऑप्शन रहेगा साथियों, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए और फिर एकांकी का मंचन हो। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, आप इसे बिल्कुल करेक्ट समझेंगे। अगला सवाल है, कहानी सुनाने से क्या होता है साथियों? कहानी सुनाने से क्या होगा?
तो यहाँ पर बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनाने से आपके जो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। तो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, बच्चों के लेखन कौशल का जो मूल्यांकन है कौन सी विधि सबसे बेहतर होती है। बच्चों के लेखन कौशल, तो 4 तरह के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो लेखन कौशल का जो मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि है वो सबसे बेहतर रहेगी। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसमें आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, अपने अनुभवों को लिखना। ये लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर विधि है कि छात्र के अनुभवों को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बच्चा क्या लिखता है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए कौन सी रहेगी। तो देखो, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, या भाषा संसाधनों का अभाव। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपकी ए रहेगी साथियों, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये शिक्षण वीडियो के सवाल समाप्त होते हैं। और अब यहाँ पर एक गद्यांश जो आएगा, इसको यहाँ पे 51 से लेकर 55 तक के उत्तर देने हैं, और गद्यांश को आपको क्या करना, सावधानी पूर्वक क्या करना है, पढ़ना, फिर उसको उत्तर देना है। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आप क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे, पूरे गद्यांश को आपको सावधानी से रीड करना है साथियों। फिर इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसके आपको क्या करना है, जवाब देने हैं। तो भाषा प्रश्न में जो गद्यांश आते हैं, दोनों आपके क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। तो यहाँ पर पहला गद्यांश साथियों ये आ रहा है, इसमें लिखा है, विचलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं घट रही है, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। तो विचलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं क्या हो रही है, घट रही है, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा होगा। प्राकृतिक होगा, कारण होगा, विचलन होगा, या आपदाएं होगी। तो आपदाएं कैसी है, आपदाएं कैसी है, प्राकृतिक है। तो आपका विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बेहताशा शब्द में बे उपसर्ग है, बेहताशा शब्द में बे उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है, अंग्रेजी का उपसर्ग है, या ये अवयव है साथियों। तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, ये उर्दू का उपसर्ग है। अगला सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, या दिग्गु समास। प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, तो ये एक अव्ययीभाव समास होता है साथियों। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला साथियों सवाल है, चरितार्थ का संधि विच्छेद आपको करना है, चरितार्थ का संधि विच्छेद आपको करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, चरित प्लस अर्थ, चरि प्लस तार्थ, चरिता प्लस अर्थ, चे प्लस चरितार्थ। तो चरितार्थ का जो संधि विच्छेद होगा साथियों, चरित प्लस अर्थ रहेगा। आपको ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, साम्य अवस्था का क्या तात्पर्य है, समान अवस्था, सामने की अवस्था, समकालीन अवस्था, या इनमें से कोई ही नहीं। तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा समान अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं साथियों। इसका तात्पर्य रहेगा समान अवस्था। तो यहाँ पर एक गद्यांश से 5 सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा गद्यांश है, इसको भी पढ़ना है, फिर आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। गद्यांश को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आप क्या करेंगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक रीड करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर इस गद्यांश में साथियों देखो, आप पूरा गद्यांश को जब आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखिए साथियों, लिखा है, भूत शब्द का विलोम पद कौन सा है, भूत का विलोम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो विलोम है वो क्या है। तो साथियों इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान है, पहचान है, रोजगार है, या समस्या है। तो भूत का विलोम है ना, वो गद्यांश में वर्तमान है साथियों। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, हमारा अगला 57वां सवाल है, यहाँ पे लिखा है, समूह शब्द के लिए पर्याय शब्द कौन सा है। समूह के लिए समाज है, संगठन है, शिक्षा है, या पर्यावरण है। तो समूह का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि समूह का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो संगठन, संगठन यानी समूह का पर्यायवाची शब्द होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको दिखाना है, दृष्टिकोण, 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 या दृष्टिकोण। तो शुद्ध आपका शब्द है दृष्टिकोण। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे प्रदेश के लिए आपको तद्भव शब्द ढूंढना है, प्रदेश के लिए तद्भव शब्द ढूंढना है, प्रदेश, 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 या प्रदेश। तो प्रदेश का जो तद्भव शब्द होगा आपका ए ऑप्शन राइट है, प्रदेश। ठीक है, और अगला सवाल है साथियों, सक्रिय शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या क्रिया है। तो यहाँ पर सर्वनाम, ये जो आपका सक्रिय शब्द है ना, वो कैसा शब्द है। तो यहाँ पर जो सक्रिय शब्द है ना, एक क्या है, विशेषण है, यानी विशेषता बताइए, बालक सक्रिय, सक्रिय बालक, बालक कैसा है, सक्रिय है। तो आपका ये क्या है, विशेषण है। तो ये हिंदी शिक्षण वीडियो यानी भाषा फर्स्ट के साथियों ये 30 सवाल थे। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और प्रश्नों को किस तरह से सुधार के अच्छे प्रश्न बनाए जाए इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।